गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विगत कुछ दिनों से हम लोग मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन इसके द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे और द्वितीय अंक के अध्ययन में हम लोग पेज नंबर 74 तक अध्ययन कर चुके हैं और आज 74 से लेकर 79 हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं कि प्रियंक मंजरी मल्लिका के घर आती है और प्रियंक और मल्लिका का वार्तालाप चल रहा है। वह अपने आने का कारण बताती है। उसके आने का मतलब कहाँ आने का, उस ग्राम प्रदेश में आने का दो प्रमुख कारण है। पहला कारण वह इस क्षेत्र विशेष के विषय में जानना चाहती थी, यहाँ के लोगों से, यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र को देखना चाहती थी क्योंकि यह भूमि कालिदास की जन्मस्थली रही है। और दूसरा कारण यह था कि कालिदास यहाँ के लोगों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति इत्यादि के विषय में सोचकर बेचैन हो जाते थे। उनका मन उद्विग्न हो जाता था और उनका मन नहीं लगता था। इसलिए वह बताती है कि वह अपने साथ यहाँ के वातावरण को भी ले जाना चाहती है जिससे उनका मन उद्विग्न न हो, क्योंकि अभी तक वे एक साहित्यकार थे लेकिन आज वे कश्मीर के शासक बनने जा रहे हैं और सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए व्यक्ति का क्षण उपयोगी होता है। तो प्रियंक यही कहती है, अगर इस ढंग से उनका मन बेचैन हो जाएगा यहाँ की चीजों के बारे में सोचकर, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ जो कुछ भी चीजें हैं इन्हें सोचकर उनका मन अगर इस तरह बेचैन होता रहेगा तो राजकाज संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वह यहाँ की हर उस चीज को अपने साथ ले जाना चाहती है जो कालिदास को प्रिय है। उसी क्रम में वह मल्लिका को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो मल्लिका कहती है मेरी माँ है, कहती वो भी कोई मतलब अड़चन नहीं है, उनको भी साथ में लेते चलो और तुम्हारे घर का प्रसंस्करण भी हो जाएगा। तो वह कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती। वो घर के प्रसंस्करण कराने के लिए भी मना करती है, कहती है इस तरह के घर में ही मुझे रहने की आदत है। तो वह उसके विवाह का प्रसंग भी छेड़ती है। उसी क्रम में कहती है जो राजपुरुष यहाँ आए थे वे महज औपचारिकतावश नहीं आए थे, तुमने उन्हें देखा है। तो उसके भाव को नहीं समझ पाती है। आइए वहीं से आगे अध्ययन शुरू किया जाए। एक एक पंक्ति को हम पढ़ते चलेंगे, उसके निहितार्थ को, भावार्थ को बताते जाए। आइए देखा जाए। हाँ, यहाँ तक हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्रियंक, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझ जब कहती है कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझती हूँ कि आपकी सहायिका बनकर रहूं, आपकी सहेली बनकर रहूं, तब वह कहती है परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के दो अधिकारी यहाँ आए थे। इन दो अधिकारियों से तात्पर्य अनुस्वार और अनुनासिक थे। ओठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है, चतुराई भरी मुस्कान उसके ओठों पर आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। देखिए भाई, हर वीआईपी व्यक्ति जब कहीं जाता है तो औपचारिकता बस राज्य के अधिकारी वर्ग वहां जाते हैं। तो वो कहती है कि औपचारिकता के लिए एज ए फॉर्मेलिटी मैंने उनको नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है। मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। उन दोनों को देखा है से भाव यह है कि उन दोनों को देखा है, तो अगर वे दोनों तुम्हें पसंद हो तो उनमें से तुम जिससे चाहोगी मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी। भाव यहाँ यह है। तो उसके भाव को समझने का प्रयत्न करती हुई, प्रयास करती हुई अनिश्चित सी प्रियंक मंजरी की तरफ देखती है। मल्लिका देखा है, यहाँ देखा है मतलब सामान्य अर्थ में है, इस अर्थ में नहीं है कि विवाह के निमित्त देखा है। प्रियंक तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो
उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। प्रियंग मंजरी कहती है कि उन दोनों में से जिसे भी तुम अपने लिए योग्य समझती हो उससे तुम्हारे विवाह का प्रबंध हो सकता है और दोनों ही राज्य के योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी, देवी संबोधन है, उसके आगे संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है। भोजपत्रों को वक्ष से सटाए हुए आसन की ओर हट जाती है। जो भोजपत्र वह अपने हाथ में अपनी गोद में लेकर बैठी थी वही भोजपत्र इसमें उसके वक्ष से हृदय से सटे हुए हैं और आसन की ओर हट जाती है, मतलब आसन की तरफ दो पग जो है खसक जाती है। प्रियंक उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली आती है। उसे देखते हुए धीरे धीरे उसके पास आती है। ये सब अभिनय चीजें हैं। प्रियंक, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती। प्रियंक कहती है शायद तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य, अपने विवाह के योग्य नहीं समझती हो, परंतु राज्य में ये दो ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। प्रियंक कहती है कि राज्य में वहां ये दो ही नहीं और भी कई अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी, अर्थात तुम जिससे भी चाहोगी उससे तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। उस चीज को वहां लिखा नहीं गया है, केवल कुछ दो डॉट लगाया गया है। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है। ये जो है अभिनय चीज है, इसको थोड़ा सा और भी बोल्ड करके लिखा जाना चाहिए था, ब्लैक करके। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और बड़े आवेश से अपना ओठ काट लेती है। आवेश मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। विवाह की बात को सुनकर मल्लिका को क्रोध आ जाता है। अब भाई वो महारानी है, उसके सामने अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाती है, तो अपने ही दांतों से अपने ओठों को काट लेती है। मल्लिका इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। मल्लिका कहती है कि आप इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। किस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए? विवाह के विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। अर्थात विवाह वह नहीं करना चाहती है। गला रुक जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते हैं। भाई वह रुआसी हो जाती है। जब व्यक्ति को रोना आता है और आंसुओं की वजह से गला जब अवरुद्ध हो जाता है, सामान्य सी बात है कि ध्वनि स्पष्ट ध्वनित नहीं होते हैं, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते हैं। कभी आप कल्पना कीजिए, जब आप रो रहे हो तो जो आप बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है। अंदर का द्वार खुलता है, अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांति सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। अंदर का द्वार खुलता है मतलब जिस कमरे में अंबिका है उस कमरे का द्वार खुलता है। अंबिका रोग और आवेश के कारण, आवेश मतलब क्रोध है, रोग वह बीमार है, रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांति थी। शिथिल मतलब ढीली, भाई वह कमजोर भी है और गुस्सा भी है, इसलिए कांपती हुई सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। सहेजने, संभालने। ठीक, भाई वह बीमार है, गुस्से में है, तो वह बाहर आती, लेकिन उसका शरीर कब रहा है, अपने आप को संभालने के लिए वह रुकती है। अगर न रुकती तो गिर पड़ती, रुकती है। प्रियंक, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? प्रियंक जो है मल्लिका से कहती है, क्या तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना भी घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती। किसकी ओर? प्रियंक मंजरी की ओर। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंक घूम कर उसकी ओर देखती है। जब वह बोलती है तो उसके पीछे की तरफ से बोलती है, तब वह घूमकर, प्रियंक घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती। जैसे भी अपनी मां को देखती है, वो आ गई है तो अस्त व्यस्त सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, मां। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। भाई उसने प्रथम अंक में कहा था ना, भावना का भावना से वर्णन किया है, तो वही चीजों बता रही है।
इसके मन में कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में इतना कहने के बाद वह बीमार है, उसकी सांस फूलने लगती है। सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ को पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका की पीठ से सहारा देती है। जब उसकी माँ की सांस फूलने लगती है, तब जो अपने हाथ में पृष्ठों को लिए हुए है, उसे आसन पर रखकर अपनी माँ को जाकर पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट। वो कहती है, तुम उठकर क्यों चली आई? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेटी रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है, मतलब झटक देती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुसते हुए बीत गए हैं। कहती है कि यहाँ आने वाले मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकती हूँ। इसी तरह लेटे हुए पड़े हुए दिन महीने वर्ष घुसते हुए बीत गए। मेरे लिए घर घर नहीं, एक काल गुफा है। काल गुफा मतलब कालरूपी गुफा, जिसमें हर समय बंद रहती हूँ और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूं। वो कहती है कि यह घर मेरे लिए घर नहीं बल्कि एक कालरूपी गुफा हो गई है। तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूं। चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। भाई वह कमजोर है, चलने का प्रयास करती है तो लड़खड़ाने लगती है। मल्लिका उसे संभालती है। चेष्टा मतलब कोशिश। हाँ मल्लिका, परंतु मां तुम स्वस्थ नहीं हो। वो कहती है कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं उसका कारण क्या है? तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं ये नहीं चाहती तुम घर में ही कैद रहो, घर में बंद रहो। तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें घर के बाहर जाने से रोकती हूँ, लोगों से बात करने से रोकती हूँ। क्या चाहिए? अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। कहती है कि तुम्हारी अपेक्षा तो मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। अपेक्षा मतलब तुलना में। हाँ आगे देखा जाए, प्रियंकु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। वह इतना कहने के बाद प्रियंकु के पास चली जाती है, उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है। यह घर, अब वह बताती है, यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजभद्र। मतलब जैसा आज तुम्हें यह घर दिखाई दे रहा है, जीर्ण शीर्ण हालत में दिखाई दे रहा है, ऐसा यह सदैव से नहीं रहा है। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, लीपना मतलब कच्चे घर में गोबर और मिट्टी को मिलाकर जो लेप लगाया जाता है वह लीपना है। ठीक है, लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वक्त इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, मतलब इस तरह जीर्ण शीर्ण नहीं थी। परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। तो बता रही है घर ही नहीं, हम दोनों का जीवन भी जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस घर की तरह टूटा फूटा ही है। यह सब इसलिए कि इतना कहने के बाद डांट लगा है, फिर पूर्ण विराम, यानी कुछ और कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? उसका सांस फूलने लगता है। फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंक मंदिर प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है, यानी कमरे को देखने के बहाने से वह उसके पास से, मतलब अंबिका के पास से हट जाती है। प्रियंक, मैं देख रही हूं कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब वो कह रही है कि मैं देख रही हूं घर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर मल्लिका मेरे साथ चलती तो स्थिति अपने आप सुधर जाती। देखिए, कहीं न कहीं मल्लिका का प्रसंग कालिदास उससे करता था, उसे सोचकर परेशान हो जाता था, इसलिए वह मल्लिका को अपने साथ कश्मीर ले जाना चाहती है। वही चीज मैं यहाँ बता रही कि अगर मल्लिका मेरे साथ चलती तो यहाँ की समस्याएं अपने आप हल हो जाती। परंतु अब ओठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। इतना कहने के बाद
अपने ओठों को चबाती हुई वह कुछ क्षण रुकती है, मानो कुछ सोच रही है। अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। वो कहती है कि अब भी जो कुछ भी संभव है मैं उसे करूंगी। स्थपितों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर, वो कहती है कि शिल्पकारों को, जो भवन निर्माण करने वाले कर्मी हैं, स्थपित हैं, राजगीर हैं, उन्हें मैं कह कर जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर एक नए घर का निर्माण कर देंगे। इतना वह नहीं कर पाए। मल्लिका चिहुक जाती है, डर जाती है। चिहुक जाती है मतलब चिहुक डर। डर या खटक जाती है, उसे खटका झटका लगता है। ठीक भाई, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे व्यक्ति अचंभित हो जाता है। क्यों अचंभित है मल्लिका? मल्लिका इसलिए अचंभित है क्योंकि वह निवेदन कर चुकी है कि इस घर को मत गिराइएगा, ऐसे ही घरों में रहने की आदत है। मल्लिका ऐसा मत कीजिएगा, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा। वो कहती है ऐसा मत करिएगा, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा। प्रिया को फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है, मतलब सीधी दृष्टि से मतलब आमने सामने उसकी तरफ मुंह करके उसे देखती है। प्रियम, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है। वो कहती है मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। अगर घर गिराकर इसके स्थान पर नया घर बनवाने से तुम्हें असुविधा है तो ठीक है मतलब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी, अर्थात घर को गिराने का आदेश नहीं दूंगी, अर्थात तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। फिर भी चाहती हूं कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। वो कहती है कि फिर भी मैं यह चाहती हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर। इस समय और नहीं रुक सकती। वो बता रही कि इस समय मैं और अधिक नहीं रुक सकती हूँ। कल की यात्रा से पहले आवश्यक कार्य पूरे करने। बता रही है कि कल जो कश्मीर के लिए यात्रा हमें प्रारंभ कर रही है उसके लिए कुछ आवश्यक कार्य भी पूर्ण करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था। बताती है कि इस समय भी मेरे पास समय नहीं था। अवकाश मतलब समय, छुट्टी। ठीक, यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। कहती है कि मैंने यहाँ आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। वे सर्वनाम का प्रयोग कालिदास के लिए हुआ है कि वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। मैं इस बीच इधर चली गई, मतलब कालिदास पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे और उसी समय मैं समय निकालकर यहाँ चली गई। अच्छा, डॉट है, उसके बाद संबोधन का चिन्ह है, कुछ और कहना चाह रही थी। देखिए, निक्षेप ही देखता है कालिदास को पर्वत शिखर की ओर जाते समय, और यहाँ वही चीज यहाँ भी बताया गया है। कालिदास पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हुए। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती, मतलब हाथ में एक दूसरे हाथ, मतलब दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। इस तरह से उंगलियों को मिलाकर ऐसे नीचे, हाथ नीचे कर लेती है। अंबिका अपने आवेश में एक दो कदम प्रेम मंजरी की ओर बढ़ जाती है। क्रोध में एक दो कदम प्रेम मंजरी की तरफ बढ़ती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधू। वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मतलब हम लोग कहकर कुछ क्षण रुकती है, हम लोग फिर कुछ क्षण रुकती है, खांसने लगती है, मतलब इतना कहते कहते वक्त खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं, मतलब खांसने के कारण वह आगे नहीं बोल पाते हैं। प्रियम मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। वह घूमकर उसकी ओर देखती, किसकी ओर देखती है? अंबिका की। प्रियम, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। वह कहती है कि मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। कहती है कि मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ और जो भी मुझसे सहायता हो सकेगा मैं अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो बता रही है कि सेवक इस समय द्वार के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए डॉट लगा हुआ है।
उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, अर्थात इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। मल्लिका को देखती है, सिर हिलाती है, चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है। शिथिल मतलब सुस्त, ढीला। हाँ, देखती रहती है। फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है। गिरती सी मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती है, किसी ढंग से आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। कुछ पन्ने जो आसन पर रखे हुए हैं उसे उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ाती है। अंबिका जो है मल्लिका पर व्यंग कर रही है। लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। व्यंग तो वह मल्लिका पर कर रही है, लेकिन कालिदास को लेकर उलाहना दे रही है, ताने मार रही है। लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया, अर्थात वह तुमसे मिलने नहीं आया। अगर उसके अंदर इतनी ही कोमलता थी तो फिर वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? साकार का मतलब होता है भाई, साकार का मतलब रूपवत हो जाना, किसी चीज का, अमूर्त चीज का मूर्तवत हो जाना ही साकार है। साकार, मूर्तवत। भाई कोई स्वप्न अगर हमारा है कि मैं आईएएस बनूं, तो जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा वह स्वप्न जो है साकार हो जाए। साकार का मतलब जो कल्पना हमारी है, जो सोच है, और अगर वैसा हो गया तो ही साकार होता है। मानिए मैं एक डॉक्टर बनने की सपना देखा हूं और पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बन गया, तो मेरा वह सपना साकार। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। ठगी हुई सी उसकी ओर देखती रहती है। किसकी ओर? अपनी मां अंबिका की ओर। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? अंबिका कहती है तुम्हारी भावना का वह मूल्य देना चाहता है, तुम उसे क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए, अंबिका का सोचना है कि प्रियंक मंजरी को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वह कालिदास है। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहां परिचायिका बनकर रह सकोगी। भित्तियों मतलब दीवारें। वह कहती है कि घर की भित्तियों का परिसंस्करण हो जाएगा और तुम भी उसके यहां सहायिका बनकर, दासी बनकर रहोगे। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? व्यंग करती हुए कहती है कि इससे अधिक तुम्हें और क्या सौभाग्य चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है मां, उसके लिए और कोई उत्तरदायी नहीं। देखिए, मल्लिका पूरे नाटक में कालिदास को कभी भी किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराती है। अब यहाँ मल्लिका अंबिका से कहती है कि मल्लिका ने यहाँ जो कुछ भी कहा है वह उसका सोचना है, इसमें कालिदास जिम्मेदार, इसके लिए कालिदास जिम्मेदार नहीं है। यद्यपि अंबिका का मानना है कि राजकन्या ने यहाँ आकर जो कुछ भी कहा, यद्यपि वह नहीं कही, कालिदास के द्वारा ऐसा कहलवाया गया है, और मल्लिका का कहना है कि वह राजकन्या की अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है, इसके लिए कालिदास जिम्मेदार नहीं है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब यहाँ आने के लिए जिम्मेदार कौन है? निसंदेह वह उस किसी की
इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। वो कहती है कि निसंदेह उस किसी के मतलब कालिदास की इच्छा के बिना वह यहाँ नहीं आई थी, अर्थात उसकी इच्छा थी कि वह आकर तुमसे मिले। राज्य के स्थगित से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है, संपत्ति मतलब धन दौलत। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। अंबिका कहती है कि यहाँ जो राजकन्या आई थी, इसमें उसकी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? कालिदास की इच्छा थी, और वह अपने धन दौलत का प्रभाव हम लोगों के ऊपर दिखाना चाहता था। मल्लिका, परंतु मां अंबिका, मां कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, मां भावना की गहराई तक नहीं जाती। मां कुछ और कहना चाहती थी, भावना की गहराई तक नहीं जाती। वही जो प्रथम अंक में उसने कहा था, उसी चीज को लेकर यहाँ व्यक्त किया गया है। फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती, विलोम बाहर से आता है। देखिए, फिर उससे खांसी आने लगती है और वह बोल नहीं पाती है, उसी समय विलोम वहां आता है। विलोम इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? क्षुब्ध मतलब व्याकुल। वो कहता है कि इस तरह व्याकुल क्यों? आज तो सारा ग्राम प्रदेश तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। तुम्हारे सौभाग्य पर कि जो कालिदास तुम्हारे यहाँ आता जाता रहता था, जो यहाँ के लोगों के द्वारा इस तरह आगे बढ़ा, भाई वो उसका पूरा जीवन मातुल और अंबिका के घर में ही तो व्यतीत हुआ। अंबिका के यहाँ आना जाना उसका लगा रहता था। तो इसीलिए वो बता रहा, आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है, प्रतिद्वंदिता कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से यह भी व्यंग करते हुए मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है, वह आंखें चुराकर दूसरी तरफ हट जाती है। राजकीय पगधूल घर में पड़ती है। देखिए, आज तो सारा ग्राम प्रदेश तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। देखिए, इसका भाव यहाँ यह है कि जो कालिदास यहाँ था, एक प्रकार से मल्लिका से उसका प्रेम संबंध था। वह कालिदास आज कहीं का शासक बनने जा रहा है। उसकी राजवधू यहाँ उन लोगों से मिलने के लिए आई थी। इन सब चीजों को लेकर उसके सौभाग्य से प्रतिद्वंदिता कर रहा है। गांव के अन्य लोग प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। आगे वही कहता है, राजकीय पगधूल घर में पड़ती है। पगधूल मतलब पैरों की धूल, चार बड़ा जिसे बोलते हैं पगधूल। पढ़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। गौरव मीन्स सम्मान। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? वो कह रहा है कि ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है कि राजकीय व्यक्ति वहां आए, उसके घर आए, राजकीय पगधूल उसके घर में पड़े। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया। कह रहे, आज तक मैं जिंदा हूं, हो सकता है यही कारण रहा हो, इस अवसर को मैं देख सकूं। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहां समा सकता है? क्षुद्र मतलब तुच्छ। क्षुद्र मतलब तुच्छ, कहां समा सकता है? वो कह रही है कि शायद आज तक मैं जीवित रही ऐसे ही अवसर को देखने के लिए, इस सौभाग्य को देखने के लिए, और मेरे क्षुद्र जीवन में यह सौभाग्य कहां समा सकता है? उठ खड़ी होती, आसन पर बैठी हुई थी, खड़ी हो जाती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। घोषणा करूंगी मतलब सबको बताऊंगी।
हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थापित हमारे घर की भित्तियों का संस्कार कर देंगे, घर का मरम्मत कर देंगे। वह कहती है कि वर्षों से मैंने जो अभाव और दुख का जीवन जिया है, आज उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। किस रूप में? घर के परिसंस्कार के रूप में। बिलो बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। वो कहता है कि बैठ जाओ, आज इस ग्राम प्रदेश में तुम्हारी इन बातों को सुनने का किसी के पास समय नहीं है। टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है, मतलब उसके कमरे में टहलता हुआ खिड़की के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है, इकट्ठा करनी है, कई तरह की सामग्री इकट्ठा करनी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत बहुमूल्य समझे जाने लगे हैं। वो बता रहा है कि गांव का हर व्यक्ति अतिथियों के आवभगत में लगा हुआ है, उनके लिए हर वस्तु को इकट्ठा कर रहा है। अतिथि यहाँ के कंकड़ पत्थर को भी साथ ले जाना चाहते हैं। आज यहाँ के कंकड़ पत्थर भी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम कहती है कि आर्य विलोम यहाँ के पत्थर आज ही मूल्यवान नहीं हो गए, पहले भी मूल्यवान थे। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। कहती है कि पहले, यह और बात है, यह दूसरी बात है कि पहले लोग उसका मूल्य नहीं समझे। मल्लिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती। किसकी ओर? विलोम की। अंबिका आवेश से कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। किसकी ओर बढ़ जाती है अंबिका? विलोम की। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? अंबिका कहती है, तो जाकर तुम उसे क्यों नहीं बटोर लेते? अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर। देखिए मल्लिका यहाँ कहती है, यहाँ के देखिए वह विलोम कहता है कि यहाँ के पत्थर आज बहुमूल्य हो गए और आए हुए अतिथि उन पत्थरों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद मल्लिका कहती है, यहाँ के पत्थर सदैव मूल्यवान हैं। बात यहाँ इतना ही कि लोग पहले उसका मूल्य नहीं समझे। यहाँ पत्थर के तात्पर्य लक्षणा अर्थ जो है कालिदास की तरफ है। और ऐसा कहती हुई वह विलोम की तरफ 2 कदम बढ़ जाती है। तो विलोम कोई उत्तर नहीं देता है मल्लिका का। मल्लिका का उत्तर स्वयं उसकी मां अंबिका देती है, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? मल्लिका से कहती, तुम भी जाकर उसे क्यों नहीं बटोर ले रहे, क्यों इकट्ठा नहीं कर रहे? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें, अर्थात तुम भी जाओ बटोर लो उन्हें। हो सकता है कि जो लोग इन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है कोई कंकड़ पत्थर भी शेष न रह जाए, तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए, अर्थात सब कुछ वे लेकर चले जाए। यहाँ मल्लिका पर अंबिका व्यंग कर रही है। जब विलोम ने कहा कि यहाँ के कंकड़ पत्थर को भी अतिथि अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए यह जो है बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है, तो मल्लिका कहती है यहाँ के कंकड़ पत्थर सदैव भी मूल्यवान थे। यह और बात थी कि लोग उनकी कीमत नहीं समझते थे। इतना वह कहती है तो अंबिका आवेश में कुछ कदम उसकी ओर बढ़ जाती है। किसकी ओर? मल्लिका की ओर बढ़ जाती है। मल्लिका की ओर बढ़ते हुए अंबिका कहती है कि तुम भी जाकर क्यों नहीं बटोर लेती? संभव हो कि आज के बाद कोई कंकड़ पत्थर शेष ही न रह जाए, हो सकता है तुम्हारे भावना का कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका अपनी मां के समझाती हुई या उसके कथन के उत्तर में बोलती है, मल्लिका बैठ जाओ मां, बैठ जाओ मां, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बैठ जाओ मां, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब तुम बीमार हो। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है, अपने बाहों में पकड़कर आसन पर बैठा देती है। तो वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।